गुड मॉर्निंग। कैसे हो भैया? करें? चलिए शुरू करते हैं आज। अपन इतिहास शुरू करने वाले हैं ना। पहले कोई पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? कौन कौन नहीं पढ़ा है? इतिहास खराब चल रहा है। टेंथ टेंथ में पढ़ाई होती थी? पढ़ाते थे? तो साइंस में ना, क्या नहीं पढ़ाते थे? लेकिन ये तो ऐसे बोल रही है जैसे मैंने भी स्कूलिंग किया है यार। डायरेक्टली कॉलेज बहुत मुश्किल से पढ़ाते थे, है ना। चलो, तो आज बेसिकली अपन इतिहास शुरू करने वाले हैं। मैंने आपको कल थोड़ा सा, है ना, इंट्रोडक्शन बताया था, बट एक्चुअल क्लास आज ही से शुरू होगी। ठीक है। तो मेन अगर कल कोई नहीं भी आया होगा, मतलब लास्ट क्लास, तो भी आज यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। सबसे पहले हम ये देखे थे कि ये जो इतिहास वर्ड है, ये किससे निकला है जी? हिस्टोरिया से निकला है, बातें नहीं। और ये हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? जानना। के बारे में जानना जी, अतीत के बारे में जानना। ठीक है। और अतीत के बारे में जानने के लिए क्या चाहिए? साक्ष्य चाहिए। और साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। ठीक है। यानी कि सबसे पहली चीज कि सर इतिहास जो है हिस्टोरिया से निकला है, या हिस्टोरिया सबसे बना है, जिसका मतलब होता है जानना। और जानना क्या जानना? अतीत के बारे में जानना। कैसे जानोगे? साक्ष्य की मदद से। अच्छा, अब साक्ष्य देखो 2 तरीके से होता है। या तो खुदाई करो और कुछ मिल जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य। क्या बोलते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य। अब ये पुरातात्विक साक्ष्य में कुछ भी मिल सकता है। हो सकता है सिक्का मिल जाए, है ना। हो सकता है मृदभांड मिल जाए। मृदभांड का मतलब क्या है? मिट्टी के बर्तन। ठीक है। और हो सकता है कि शिलालेख मिल जाए। क्या मिल जाए? शिलालेख, इंस्क्रिप्शन। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और साक्ष्य है जिसको बोलते हैं लिखित साक्ष्य। इन्हीं दोनों की मदद से हम पूरे इतिहास को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? बेसिकली हिस्टोरिया, हिस्टोरिया का मतलब जानना। क्या जानना? तो अतीत जानना। कैसे जानोगे? साक्ष्य की मदद से। 2 साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब सिक्का, पुरातात्विक साक्ष्य मतलब मृदभांड, पुरातात्विक साक्ष्य मतलब शिलालेख। क्लियर है? अब इन दोनों साक्ष्य बातें नहीं, इन दोनों साक्ष्य के आधार पर पूरे इतिहास को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। बात समझ में आ रही है? यहां से एक्चुअल आपका टॉपिक शुरू होता है। तो इन साक्ष्य के आधार पे हम इतिहास को कितने हिस्सों में बांटते हैं? 3 हिस्सों। कौन कौन सा जी? एक होता है प्राग ऐतिहासिक का, बोलते जाइएगा, है ना। क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्ट्री। ठीक है जी। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल। क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक, यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा क्या होता है? ऐतिहासिक काल, यानी कि क्लियर। इतिहास कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से? अभी लंच किए हो ना? ब्रेकफास्ट किए हो ना? अभी किए हो ना? तो किए हो, नहीं कर पाए थे? चलो मैं ब्रेक दे दूंगा, कर लेना, बट चिल्लाना है अभी। चिल्लाना है से थोड़ा सा एनर्जी गाइस, मतलब समझ रहे हो ना। पता चला मैं थक के यहीं बढ़िया कुछ बोल, है ना। तो पहला क्या है जी? दूसरा और तीसरा। अच्छा, ये आप ये बोलते किसको हैं? देखिए, हिस्ट्री में मजा कर दूंगा, पूरा एकदम आसान कर दूंगा, बस आपको क्लास में एक्टिव रहना। ठीक है। क्लास में एक्टिव नहीं रहे तो कोई मतलब पढ़ने का नहीं है। ठीक है? चलिए, प्रागैतिहासिक काल का मतलब है बाबू, देखो हम इतिहास के 2 साक्ष्य देखें, है ना। कौन कौन सा? पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य। बेसिकली हम देखेंगे कि ऐसा काल जहां पे लिखित साक्ष्य ना हो, यहाँ पे कोई भी लिखित साक्ष्य। अब डाउट ये है कि जब कोई लिखित साक्ष्य नहीं है
पढ़ोगे ना, और है ना, यहाँ के इतिहास को हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। क्लियर? ओके। रहा कि कोई लिखित साक्ष्य अगर नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं? गुड। यहाँ पे लिखित साक्ष्य तो है लेकिन हम अनपढ़ गवार हैं। लिखित साक्ष्य है बट हमको पढ़ना रहे धीरे, अभी तक पढ़। और एक ऐसा समय जहां पे लिखित साक्ष्य है, साक्ष्य हमको पढ़ना भी। क्लियर? इस आधार पे हम पूरे इतिहास को 3 हिस्सों में बांटे। कौन कौन सा? आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक एक ऐसा समय जहां पे, आदि ऐतिहासिक एक ऐसा समय जहां पे पढ़ना नहीं आता, और ऐतिहासिक काल जहां पे लिखित भी है। और यहाँ पे बाबू हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? तो टॉपिक का नाम क्या है? पाषाण काल। क्या नाम है जी? पाषाण काल, यानी कि उन, ठीक है? तो ये हो गया आपका पाषाण काल या स्टोन एज। यहाँ पे भी एक टॉपिक है, इसको बोलते हैं सिंधु घाटी या हड़प्पा संस्कृति, घाटी सभ्यता, यानी इंडस वैली, इंडस वैली सिविल। क्लियर? और यहाँ पे 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है? कौन से में? इतिहास में। कौन कौन सा 3 टॉपिक? एक हो जाएगा प्राचीन भारत, एंशियंट इंडिया, का मध्यकालीन, मध्यकालीन मिडाइवल, और तीसरा हो जाएगा ठीक है जी। यहां तक ये रहा आपका थोड़ा सा छोटा सा, ठीक है? प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल, ठीक है? आदि ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, और ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, और क्लियर? अब हम करेंगे पूरा सिलेबस एनालिसिस। सबसे पहले ये सिलेबस है क्या, क्योंकि आगे जब जाओगे तो आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, सर कहाँ पढ़ रहे हैं, कितना दिन और पढ़ेंगे, अब खत्म करो सर, है ना, काहे इतना पढ़ा रहे हो, परेशान हो गए हैं, बोर हो रहे हैं, मम्मी घर बुला रही है। तो ऐसा रहना चाहिए, कितना आगे और पढ़ना। पूरे सिलेबस को मैं चार्ट बनाऊंगा और उस सिलेबस को आप भी अपने किताब में लिख। जब भी आप अपने नोट्स को रिवाइज करोगे सबसे पहले वो सिलेबस रिवाइज। मैंने आपको कल ही बोला है कि इतिहास रटने वाला सब्जेक्ट, अगर आप रट रहे हो तो फिर इसको समझे नहीं हो। जब आप एक बार स्टोरी समझ लेते हो, पूरी स्टोरी को माइंड में क्रिएट करो, के बाद ये आया, अरे कब आया वो तो बाद में याद हो जाएगा। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त का पोता था अशोक कि अशोक का बेटा था चंद्र। उसके बाद तो हम रट लेंगे सर, है ना, कि 272 में अशोक आया और 322 में चंद्रगुप्त मौर्य आया, हम बाद में रट लेंगे। लेकिन अभी स्टोरी हमको क्लियर होना चाहिए। मैं एक टाइमलाइन बनाता हूं, आप भी साथ साथ में बनाना, है ना, और इसको आप फ्रंट पेज में या फिर जहां बैठते हो स्टडी टेबल वहां पे प्रिंट आउट करके लिख लेना, ठीक है? पूरा नहीं, कम से कम एंशिएंट का भी मैं बताऊंगा, बाद फिर मेडिवल का बाद में बताएंगे जब मेडिवल शुरू करेंगे, और जब मॉडर्न शुरू करेंगे तो मॉडर्न का बताएंगे, ठीक है? सबसे पहली चीज याद रखिएगा, 13.8 बिलियन, या सिंपल बोल सकते हो 13.8 बिलियन साल पहले पृथ्वी बना, सौर मंडल बना बोल सकते हो, पर ग्रह की बात कर सकते हो। और यहाँ के बाद फिर मानव जीवन धीरे धीरे उत्पत्ति होना शुरू हुआ। और दुनिया के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखो तो वो तो मैं भी बताऊंगा कि कौन से मतलब जीवाश्म पहले आए, कौन सा मानव में पहले आया, तो हम देखेंगे। लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव में सबसे पहला जो टॉपिक शुरू होता है उसको हम बोलते हैं पाषाण काल। क्या बोलते हैं जी? पाषाण काल का जो समय है वो है 6 लाख लेके, और ये चलता है आपका लगभग 1000। मैं पहले ही बता चुका हूँ ना, अगर ये जीरो है यहाँ पे जीसस का जन्म हुआ है, इससे इधर वाले को हम एडी या इस हैं,
और इससे इधर वाले को हम ईसी या ईसा पूर्व बोलते हैं। समझ में आ रही है? ये चीजें आप याद रखें। पाषाण काल 6 लाख से 3,000, है ना, बहुत लंबा सफर है। और ये लंबा सफर होने के कारण इसको हम फर्दर 3 अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। समझ में आ रही है? 3 हिस्सों में इसको हम अलग से बांट के देखेंगे। अब पहली चीज कि इसमें हम पत्थर के औजार के हिसाब से इसको 3 अलग अलग हिस्सों में बांटना शुरू करेंगे। सबसे पहले वाले को बोलते हैं पैलियोलिथिक। क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक। दूसरा हो जाएगा मीजोलिथिक। क्या हो जाएगा? और तीसरा हो जाता है नियोलिथिक। क्या हो जाएगा जी? इसको बोलोगे हिंदी में पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण, ये हो जाता है आपका मध्य पाषाण काल। क्या हो जाता है? और इसको बोलते हैं नव पाषाण काल। कितने लोग इंग्लिश मीडियम वाले हो? हाथ खड़ा करेंगे। टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? दोनों मीडियम में लिख दे रहा हूं, ठीक है? आप उस हिसाब से अपना नोट्स बनाते चलिएगा। और अगर कहीं पे भूल गया लिखना, नहीं लिख पाया, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? चलो, तो बेसिकली पाषाण काल 6 लाख से 3,000 बीसी तक चलेगा। बोलते रहना, है ना, शांत नहीं बैठना है। पहला टॉपिक हो जाएगा पूरा पाषाण काल, उसके बाद सेकेंड हो जाएगा मध्य पाषाण, और तीसरा हो जाएगा, सर अगर इसका टाइम पीरियड देखना चाहोगे, ये आपका शुरू होता है 6 लाख और ये जाएगा 10,000। ये शुरू होता है 9,000 से और जाएगा आपका लगभग 4,000 बीसी। और ये भारत में शुरू होता है 7,000, ऐसे दुनिया में शुरू होता है 9,000 में, ठीक है? 7,000 से ये चलेगा 3,000। बात क्लियर है? एक और काल आता है इसी में चौथे नंबर पे, जिसको हम बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। क्या बोलते हैं जी? ताम्र पाषाण, ठीक है? इसको बोलते हैं चाल्कोलिथिक। पास तो नहीं हो रहा है? हो रहा है? सिलेबस है ना ये, पढ़ा थोड़ी कुछ रहा हूं, ठीक है? अब इसमें स्लो करूंगा तो 4 दिन तो इसी को पढ़ाने में लग जाएगा। अब बेयर करिए, मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ अभी आपको सिलेबस बता रहा हूं कि ये अपन को पढ़ना है, ठीक है? जरूरी है, पढ़ा तो लूंगा मैं बाद में, बट ये पता रहेगा कि आगे क्या पढ़ना है, तो माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होना हो जाता है। चलिए, ये हो गया आपका पहला टॉपिक। शायद इसी को हमने यहाँ पे क्या लिखा है जी? प्राग ऐतिहासिक। एक इतिहास हमारा खत्म। अब चलते हैं आदि ऐतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है यहां से, ठीक है? दूसरा टॉपिक, ये सेकेंड टॉपिक आपका हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है जी? अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ये बेसिकली यहाँ पे एक नया मेटल हमको मिल जाता है, नया धातु मिलता है, और इसीलिए एक नया एज बन गया। और ये धातु का नाम था कांस्य। कांस्य एक्चुअल में कोई धातु नहीं है, ये टीन और तांबा इन दोनों के मिक्सचर से बनता है। चलिए याद रखिएगा, ये जो काल है इसको हम कांस्य युग भी बोलते हैं। और ये समय पीरियड आपका चलेगा 2600 से लेके 1900 ईस्वी तक, ठीक है? 2600 से 1900 हम इसको पढ़ेंगे। धीरे धीरे 1700 आते आते इसका डिक्लाइन हो जाता है, और यही काल है जब बाहर से आर्यों का आक्रमण होना हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे आर्य आक्रमण, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे कि बाहर से आर्यों का आक्रमण शुरू हो जाता है। आर्यों का आक्रमण, माइग्रेशन ऑफ, या इन्वेजन लिख सकते हो, इन्वेजन ऑफ आर्यन। समय पीरियड क्या है जी? 1500। 1500 में बाहर से आर्य आना शुरू करते हैं। डिटेल में समझाऊंगा कहां से आते हैं, ठीक है? सेंट्रल एशिया है, ठीक है? उसको हम 5 देश मानते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। अफगानिस्तान के ऊपर हिस्सा और ताजिकिस्तान के निचले हिस्सा, इस पूरे बेल्ट को हम बोलते हैं बैक्टीरिया मार्जियानिया, यानी बीमैक। और यही बीमैक से इन लोग वापस आए। इसको एक और नाम से आप याद रखोगे, सदर्न साइबेरिया, या फिर स्टीपीज घास का मैदान। अभी सिर्फ सुनना, जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको डिटेल में मैप बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ से आर्यन आते हैं,
टर्की में आते हैं, टर्की से एक ब्रांच यूरोप चला जाता है और एक ब्रांच आपका पर्सिया होते हुए भारत आ जाता है। और यही भारत में आने के बाद वेद लिखना शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में वो लिखा हुआ नहीं था, सूफी फॉर्म में था। तो इस यहाँ पे इन लोगों ने वेद कंपोज करना शुरू किया और इसी कारण इसको वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है उसको हम अलग कर दिए और बाकी 3 को अलग कर दिए, ठीक है। एक हो जाएगा आपका ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेदिक एज, और दूसरा आपका हो जाएगा तीनों को मिला के उत्तर वैदिक काल। क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल, यानी कि लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज। अगर आप टाइम पीरियड इसका देखना चाहो, ये जी टाइम पीरियड है इसका 1500 से लेके 1000 बीसी तक, और ये शुरू होता है 1000 में और 500 बीसी तक जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, एक नया मेटल खोज हुआ है, और वो है 1000 बीसी। 1000 बीसी में लोहे की खोज होती है, तो इसको लौह युग भी बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास पत्थर का इस्तेमाल होता था, उसके बाद पत्थर के इस्तेमाल के बाद फिर हम तांबे का इस्तेमाल किए, उसके बाद कांस्य का इस्तेमाल किए, और कांस्य के बाद फिर नेक्स्ट जो मेटल है वो लोहे का इस्तेमाल कर। क्लियर है यहाँ तक? ये रहा आपका 500 बीसी तक। अब थोड़ा सा इसको समझिएगा। उत्तर वैदिक काल में ये 3 रिलीजन आना शुरू हो गया। कौन सा 3 रिलीजन? मतलब 3 कौन कौन सा वेद? एक आपका सामवेद, ठीक है, दूसरा आपका यजुर्वेद, और तीसरा आपका अथर्ववेद, ठीक है। अब ये तो वेद ना एक्चुअल में यज्ञ अनुष्ठान पर आधारित था। आधारित था यज्ञ अनुष्ठान पे, है ना। और ये थोड़ी सी रूढ़िवादी तरीके से चल रहा था, और यही कारण है कि 6वीं शताब्दी में, 500 के आसपास, 6वीं शताब्दी में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट देखिए 2 तरीके से। हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी में 2 डेवलपमेंट होती है। एक, ऋग्वैदिक काल में यहाँ पे इन लोग कबीलाई समूह थे। कबीलाई यानी जैसे आज जंगलों में जो रहते होंगे, है ना, छोटे से कबीले, इस तरीके से, ये मेन वही थे। और यहाँ पे लोग इनके लिए महत्वपूर्ण थे। बात समझ में आ रही है कि मैं ऋग्वैदिक काल के हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे पास जमीन, पैसा, जायदाद है कि, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जन। जन का मतलब होता है इंसान। क्लियर? तो यहाँ पे जन इंपॉर्टेंट था। 1000 बीसी में जब लोहे की खोज हुई, इन लोग गंगा यमुना द्वाब में आ गए। देखिए द्वाब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। तो जब गंगा यमुना द्वाब में आए, टाइम पीरियड पे यहाँ पे चूंकि फर्टाइल लैंड था, है ना, बहुत अच्छे खासे बहुत बड़े बड़े पेड़ वगैरह लगे थे। लोहे की मदद से इन लोगों ने इस प्लेन को खाली किया और खेती करना शुरू कर। जब आप खेती करोगे तो आपके लिए जमीन महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसी कारण अब जन महत्वपूर्ण नहीं, जमीन महत्वपूर्ण। भैया पटवारी की नौकरी तो होती नहीं थी कि पटवारी साहब ये जमीन मेरा है। इस टाइम पीरियड पे जो इंसान जिस जगह पे घूमता था वही उसका जमीन हो जाता। मैं जन हूं, और जहां जहां मेरा पद पड़ेगा वो मेरा जनपद कहलाएगा। यहाँ जन महत्वपूर्ण था, यहाँ जनपद महत्व। अब यही धीरे धीरे भैया और जमीन लेके आओ, जमीन के लिए लड़ाई हो रही है, भाई भाई का गला काट दे रहा है। यही जो जनपद था अब धीरे धीरे महाजनपद बन गया। क्या बन गया जी? आप देखोगे 16 महाजनपदों का उदय हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, वर्जेंस ऑफ 16 महाजनपद। ठीक है, और इस टाइम पीरियड पे एक और कांड हुआ। कांड ये हुआ कि ऋग्वेद तो थोड़ा ठीक था, वैदिक धर्म आ गया था। अभी मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, वैदिक धर्म। यहाँ वैदिक धर्म आ गया था, बट यहाँ थोड़ी सी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यहाँ पे यज्ञ अनुष्ठान होने लगा। यज्ञ अनुष्ठान में बैलों की आहुति देनी जाने लगी, है ना। सोचो आप किसान हो, खेती कर रहे हो ना, कर रहे हो, खेती कर रहे हो, किसान हो, ट्रैक्टर तो नहीं है भैया 600 रुपया घंटा लूंगा और 1 घंटे में खेत जोत दूंगा। पहले क्या होता था, बैल से करते थे। अब जब आप बैल की बलि दे रहे हो, तो ये बताओ हल क्या, बैलों को नहीं है, का बिल तेरा
हल के तरह बाप चलाएगा हैं? तो जब आप हल चलाने के लिए आपके पास जानवर ही नहीं है तो आप नुकसान हो रहा है कि नहीं आपका? आप चिढ़ोगे कि नहीं चिढ़ोगे? यस और नो? चिढ़ेगा कौन? किसान। किसान कौन से वर्ण में? वैश्य। ठीक है, व्यापारी चिढ़ेगा कि नहीं चिढ़ेगा? और यही कारण हुआ यहाँ पे नए धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। ठीक है, 62 नए धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। लेकिन याद रखिएगा ये 62 रह नहीं पाए, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 3-4 ही पढ़ेंगे। एक बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा आजीवक धर्म। आजीवक आज नहीं है बट हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही मेन रह पाया यहाँ पे। ठीक है, ये रहा आपका 6वीं शताब्दी तक का सिलेबस। अगर यहाँ तक किसी डाउट है आगे चलेंगे, पर मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हाँ बता रहा हूँ फिर से। ठीक है, हमने शुरुआत किया 6 लाख में पाषाण काल, 6 लाख से 1000 तक पाषाण काल चलेगा, उन एज जो कि पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बटा हुआ है। उसके बाद ताम्र पाषाण काल हम देखेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य सभ्यता 2600 से 1900। उसके बाद आर्यों का इन्वेजन होना शुरू हो जाता है 1500 BC में, और वे फिर वेद कंपोज करना शुरू कर देते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। फर्स्ट हाफ ऋग्वैदिक काल, सेकेंड हाफ लेटर वैदिक काल। ये 1500 से 1000, ये 1000 से 500, 1000 BC में लोहे की खोज हुई। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ यज्ञ अनुष्ठान है ना सब बढ़ने लग गया था। इसके कारण 6वीं शताब्दी में 2 डेवलपमेंट हुई। 6वीं शताब्दी में हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट, इमरजेंस ऑफ 16 महाजनपदा, 16 महाजनपदों का उदय, और उसके बाद 62 संप्रदाय का उदय हुआ। लेकिन इसमें 3 महत्वपूर्ण है, बौद्ध, जैन, आजीवक। पढ़ेंगे हम बौद्ध जैन डिटेल में, आजीवक थोड़ा सा 5 मिनट का टॉपिक। यहाँ तक क्लियर हुआ जी? किसी को डाउट? समझ में आ रहा है? अब ये जो 16 महाजनपद है एक हीरो बनेगा। वो हीरो कौन है? वो हीरो है मगधा। कौन है जी? मगध। अब हम पढ़ेंगे मगध का इतिहास। स्लाइड में लिख देता हूं। यहां तक किसी को डाउट है देन लेट मी नो। किसी को डाउट, दिक्कत, परेशानी है तो बताइए। नो, समझ में आ रहा है? फास्ट थोड़ी हो रहा है? यस नहीं बोलना है? हो रहा है? मैं क्या फास्ट हो रहा है? एकदम धीरे धीरे ऐसे पढ़ाऊं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हम कांस्य सभ्यता भी 2600 से लेके से ठीक है? ये वाला ठीक था कि पहले वाला? ऐसे तुम ये वाला भी बोलते तो मैं पहले वाला ही पढ़ाता। ठीक है, तो बोलने से कोई फायदा? देखो, कॉन्स्टी में मैं डेमोक्रेसी अपना सकता हूँ, हिस्ट्री में डिक्टेटरशिप है ना, हिस्ट्री में कोई डेमोक्रेसी नहीं। ठीक है, अभी डेमोक्रेसी आया नहीं है। चलो भैया, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मगध का इतिहास। क्या है जी? टेंशन मत लीजिए, ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो सिलेबस बता रहा हूं। मगध का ऑफ मगधा, ये बातें नहीं। देखिए, मगध के इतिहास में हम वंश पढ़ने वाले हैं, 3 डायनेस्टी पढ़ने वाले। ठीक है, कौन कौन सा? सबसे पहली चीज शुरुआत होता है हर्यंक वंश। कौन सा वंश जी? हर्यंक वंश, हर्यंक डायनेस्टी। और ये जो हर्यंक डायनेस्टी है ये 544 में शुरू होगा और ये 460 में जाके खत्म होगा। ठीक है, हर्यंक वंश में सबसे पहला शासक हम पढ़ने वाले हैं बिंबिसार, है ना। बिंबिसार के बाद हम उसके बेटा अजातशत्रु को पढ़ेंगे और अजातशत्रु के बाद उसका बेटा उदयन को पढ़ेंगे।
लास्ट जो शासक था नागदासक, उसके एक सेनापति हुआ करता था शिशुनाग, और शिशुनाग नागदासक को मार के अपना नया डायनेस्टी बना लेता है, तो हम बोलते हैं नागवंश। टेंशन नहीं लेने का, बहुत कहानियां आगे आएगी है ना, तब बताऊंगा। ये आपका हो जाएगा शिशुनाग वंश, नाग डायनेस्टी। ठीक है। उसके बाद शिशुनाग में दो राजाओं के बारे में पढ़ना है, एक शिशुनाग इटसेल्फ एंड सेकेंड कालाशोक। कालाशोक इसका बेटा था, और कालाशोक के बाद फाइनली महापद्म नंद आता है और नंद वंश की स्थापना करता है। इस तरह हमको पढ़ना है नंद वंश, पढ़ना है जी नंद डायनेस्टी। और नंद डायनेस्टी जो अंतिम शासक था, का नाम है धनानंद। धनानंद को चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य को पराजित करता है, मार देता है, और नए वंश की स्थापना करता है, जिसको बोलते हैं मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश। ये हम पढ़ने वाले हैं मौर्यन एज। और मौर्य एज एक्चुअल में इसका टाइम पीरियड देखोगे तो 322 से लेके 185 तक जाएगा। ठीक है। मौर्य डायनेस्टी में हमें तीन शासक के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से तीन शासक? एक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, बिंदुसार, और तीसरा अशोका द ग्रेट। ठीक है। ये तीन शासकों के बारे में अपन को देखना है। चंद्रगुप्त मौर्य का अगर टाइम पीरियड देखना चाहोगे तो ये आपका 322 से लेके तो 99 तक चलेगा। तो 99 से लेके ये चलेगा 272 बीसी, और 272 से लेके ये चलेगा 232। अशोक का लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा हो जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे जब इसकी मृत्यु हुई तो 32 बीसी में इसके जो उत्तराधिकारी थे वो इतने ताकतवर नहीं थे जिससे कि वो संभाल सके, और फाइनली ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और 185 में 185 बीसी शासक है बृहद्रथ, उसको मार के इसका ही एक सेनापति मारता है और नया डायनेस्टी की शुरुआत करता है, तो बोलते हैं शुंग वंश। क्या बोलते हैं? शुंग वंश। याद रखिएगा, शुंग वंश आएगा, उसके बाद आता है शुंग वंश को ही मार के वसुदेव काण्व, है ना, वो काण्व वंश की स्थापना करते हैं। और काण्व वंश के अंतिम शासक को हत्या करके तो हम सातवाहन में मिला लेंगे, सातवाहन वंश। ये तीन वंश पढ़ने वाले। टाइम पीरियड पे भारत पे आक्रमण भी होता है, और ये चार आक्रमण को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो आक्रमण है वो है इंडो ग्रीक का। ठीक है। सबसे पहला आक्रमण किसका है? इंडो ग्रीक। दूसरा आक्रमण है शक, शका। तीसरा आक्रमण है पार्थियन, तो पहलव भी बोला जाता है। और चौथा आक्रमण लास्ट कांड, हम कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे, काना। ये जो आक्रमण है लगभग 180 या 190 बीसी में, ये आक्रमण हुआ है 150 बीसी, ये 25 एडी में, और ये 65 एडी। ये विदेशी आक्रमण है जी, विदेशी शासन। और इधर की बात अगर आप करोगे तो ये देशी शासन है, और इन दोनों को एक साथ मिला के हम बोलते हैं पोस्ट मौर्य। क्या बोलते हैं? पोस्ट मौर्य, यानी कि मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर। ठीक है। भैया हमने शुरू किया कहां से? ये देखो, मगध के इतिहास से। राम बिहारी यादव जी, मैं इंडियन इतिहास पढ़ाऊंगा, आज दूसरे पढ़ा चुके ना? हाँ तो आप पढ़ चुके। देखो, सही बात बताऊं तो मैं क्या बस आता है जी, ये आता ही नहीं है तो। मगध के इतिहास तीन डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं। कौन सा? आर्यंक वंश, नाग वंश। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मार के मौर्य वंश। कितने राजा? कौन? क्लियर है जी? ओके। 232 में इसकी, उसके बाद इसके शासक
कमजोर हो गए और अंतिम शासक बृहद्रथ को मार के कौन, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश की स्थापना करता है। शुंग वंश के अंतिम शासक को कान्व वंश के शासक मार के कान्व वंश बना लेते हैं और सातवाहन वंश बाद में जाता है। समय पे 4 आक्रमण होता है भारत में, जो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण। तो ग्रीक का आक्रमण 190 में, शक का 150 में, पार्थियन का में, कुषाण का। कुषाण और सातवाहन ध्यान से समझना, एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट यहीं पे होता है, कोई लिखेगा नहीं अभी। कुषाण और सातवाहन के समाप्ति के बाद नॉर्थ इंडिया में वैक्यूम क्रिएट हो जाता, यानी पूरा गैप क्रिएट हो जाता, कोई शासक नहीं आता। और इस गैप को फुलफिल करने के लिए बिहार से एक छोटा सा डायनेस्टी इमर्ज होता है श्रीगुप्त के साथ, और इसको हम बोलते हैं गुप्त वंश। क्या बोलोगे इसको? गुप्त वंश। ये जो गुप्त वंश है बहुत ही छोटा शासक होता है ना। लेकिन गुप्त वंश में जाने से पहले हम थोड़ा सा दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे। दक्षिण भारत में मैंने आपको अभी तक दक्षिण भारत की बात नहीं किया है। अगर आप उत्तर भारत की बात करोगे तो यहाँ पे हमने पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है। यहाँ तक क्लियर है ना? जब ये ऊपर चल रहा था तो नीचे भी ये चल रहा था, बट सिंधु घाटी सभ्यता नीचे नहीं है। यहाँ पे उत्तर भारत में पाषाण काल के बाद सीधे लौह युग आता है। ध्यान से समझना, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है। उत्तर भारत में पाषाण काल के बाद, स्टोन एज के बाद डायरेक्टली आयरन एज, लौह युग आता है। सॉरी, कांस्य युग आता है, उसके बाद लौह युग आता है। यानी उत्तर भारत में 3, स्टोन एज, कांस्य युग, लौह युग। क्लियर है? दक्षिण भारत में ऐसा कुछ नहीं। दक्षिण भारत में सबसे पहला कांड हुआ ये, भारत में पाषाण काल आया, लेकिन यहां पे ब्रॉन्ज एज गायब है। ब्रॉन्ज एज क्या है जी? कांस्य युग नहीं आया, और कांस्य युग नहीं आया तो डायरेक्टली इसके बाद क्या आ गया? लौह युग। लेकिन इसके लौह युग को हम अलग बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेगालिथ, बोलते हैं मेगालिथ। मेगालिथ क्यों बोलते हैं? यहाँ पे मेगा मतलब देखो बड़ा होता है, और लिथ का मतलब पत्थर होता है। बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसको क्या बोलते हैं? दफन हेतु, लिख देता हूं ताकि रिवीजन। दफन हेतु, दफन समझते हो ना, बरियल। दफन हेतु बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल। एक स्टोन टूल्स और या बरियल प्रैक्टिसेस। ठीक है? ये पाषाण काल के बाद सीधे क्या आ जाता है जी? अब ध्यान से समझना है ना, मत होना। लौह युग जैसे ही खत्म होता है, के बाद हो जाता है आपका संगम काल, हो जाता है संगम काल। दक्षिण भारत की बात कर रहा हूं। और संगम काल में हम 3 डायनेस्टी पढ़ते हैं। डायनेस्टी कौन कौन सा? चोल, चेर, चेर और पांड्य। ना, तो ये हो जाएगा चोला, हो जाएगा चेर, और ये हार्दिक पांड्या नहीं है। ये चीजें आप याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में थोड़ा डिफरेंट है। दक्षिण भारत में कांस्य युग नहीं आया है। दक्षिण भारत में पाषाण के बाद सीधे लौह युग, और यहाँ का लौह युग क्या है? मेगा। मेगा का मतलब, और लिथ का मतलब बड़े पत्थरों का इस्तेमाल दफन के लिए। के बाद शुरू होता है संगम का। संगम काल में चोल, चेर, ये बेटा चलता है आपके लगभग इन 3rd सेंचुरी से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक, यानी 600 सालों का इतिहास है ये। समझ में आ रही है? 3rd सेंचुरी यानी कि अशोका के समय, मौर्यन के समय पीरियड से लेके और आपके गुप्ता शुरू होने तक, इतना लंबा इतिहास है दक्षिण भारत। अब वापस आ जाते हैं उत्तर भारत में। उत्तर भारत में मैंने आपको बताया गुप्त काल। गुप्त काल की शुरुआत एक्चुअल में किया जी श्रीगुप्त ने।
ये जो श्रीगुप्त है ये 275 एडी में क्या बना, शासक बना। के बाद इसका बेटा आता है घटोत्कच। क्या आता है, घटोत्कच, ठीक है। और एक्चुअल में ये दोनों बिल्कुल सामंत थे। अब सामंत क्या होता है तो मैं एक्चुअल वहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसके लिए हमें सातवाहन और कुषाण पढ़ना पड़ेगा। ये एक्चुअल में छोटे शासक थे, अभी के लिए समझिए, बहुत ही छोटे थे, धीरे से उत्तर प्रदेश से ऊपर उठे। लेकिन एक्चुअल जो शासक माना जाता है वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। वो माना जाता है जी चंद्रगुप्त प्रथम। 319 एडी में ये शासक बनता है और एक्चुअल में गुप्त डायनेस्टी का विस्तार करता है। इसके बाद इसका बेटा आएगा कौन, समुद्रगुप्त। के बाद मैं इधर लिखते जाऊं, ये गलत जगह पे आ गया, रुक। ठीक है, अब चलो पहले कौन आता है जी, चंद्रगुप्त। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। ठीक है, आप विशाल लिख सकते हो, बुरा नहीं मानूंगा। एक्चुअली छूट गया था वो किताबों में लिखना, डायरेक्टली कुमारगुप्त लिख दिए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त प्रथम। 1 2 3 4 5, 5 राजाओं के बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे सुनिएगा इधर, जैसे स्कंदगुप्त राजा बना है ना, इस समय पीरियड पे फिर से एक विदेशी आक्रमण होना हो गया। बहुत होचपोच है एंशिएंट इंडिया, देख रहे हो कितने आक्रमण हो रहे हैं। एक विदेशी आक्रमण होता है, इसको बोलते हैं हून आक्रमण। आक्रमण बोलते हैं हूनों का आक्रमण, और हून आक्रमण पूरी तरीके से गुप्ता को खा जाता है। ठीक है, और बेसिकली फिर से यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, कोई बड़ा शासक नहीं। लेकिन इस वैक्यूम को खत्म करने के लिए फिर एक छोटा सा शासक आता है, इसको बोलते हैं पुष्यभूति वंश। क्या बोलते हैं, पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी। और ये जो पुष्यभूति डायनेस्टी है, इसमें हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है जी, ये 606 से लेके आगे बढ़ेगा 647 एडी तक। और 647 एडी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद फिर से पूरी तरीके से डायनेस्टी। जब हम उत्तर भारत में ये दोनों देख रहे थे, दक्षिण भारत में भी कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे चेर और चोल ये दोनों तो एक नंबर हैं, मजे में हैं। पांड्या मस्त अभी रोल अदा कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया चोल। हो गया जी, चोल डिक्लाइन हो गया, और चोल के जगह पे दो डायनेस्टी आ गए। कौन कौन से दो डायनेस्टी, एक है चालुक्य, ये बादामी से शासन करते थे, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में है। और दूसरे हैं पल्लव, ये कांची, कांची से शासन, कांचीपुरम। ठीक है, यानी कि संगम काल में जो शासक थे बोले चेर पांड्य, चेर और पांड्य तो ठीक कमजोर हुए हैं, पर ठीक है अभी भी। लेकिन जो चोल है ये डिक्लाइन हो गया, और चोल के जगह पे दो डायनेस्टी आए, चालुक्य और ये जो चालुक्य और पल्लव हैं ये इन्हीं के समकक्ष हैं। पर में जब हर्षवर्धन चल रहा है, नीचे में चालुक्य चल रहा है। क्लियर। और पूरी तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे 700 जाते जाते तक, 7वीं शताब्दी तक ये हमारा खत्म हो जाता है एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया क्या हो जाता है, ठीक है। फिर शुरू होता है मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया का जब मैं मेडिवल शुरू करूंगा तब सिलेबस बता दूंगा। अभी के लिए इतना आप, इतना ही में आपके दिमाग ना हैंग होना शुरू हो गया होगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, आज कुछ नहीं पढ़ाया, दिमाग में करो ऑल इज वेल, कुछ नहीं पढ़े हैं। ठीक है, सब खाली है। ये आपको एक ही काम करना है, वाइट पेपर लेना A4 साइज, तो लिखना अच्छे राइटिंग में प्यार से, हाँ ठीक है, और मस्त
पेपर चिपका देना जहाँ पे आप पढ़ते हो, और डेली देखते रहना, ठीक है, क्योंकि एक दिन में आपको ये याद नहीं होगा। मैं फिर से एक कहानी सुनाता हूँ, होपफुली आपको आधा याद हो जाएगा। एक्चुअल में हमारी जो जर्नी है वो शुरुआत होती है 6 लाख साल पहले से, ठीक है। आप चाहो तो इधर देखते रहो, 6 लाख पहले से शुरुआत होती है। और उस टाइम पीरियड पे अगर आप देखो तो हम पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे, और पत्थरों के इस्तेमाल के कारण हम इसको पाषाण काल कहते हैं। ये लगभग 3000 बीसी तक चलता है, और उसके बाद भारत में एक नई सभ्यता का विकास होता है। विकास कैसे हुआ, जब एक्चुअल हम पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। और वो सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये 2600 से लेके 1900 बीसी तक चलेगा, और धीरे धीरे 1700 बीसी आते आते तक डिक्लाइन होना शुरू हो, यानी कि उसका पतन हो जाता है। और इस टाइम पीरियड पे 1500 बीसी में आर्यों का आक्रमण होता है, या आर्यों का माइग्रेशन होता है, और वो फाइनली भारत में वेद कंपोज करना शुरू कर देते हैं। वेद शुरुआती फॉर्म में था, और 4 वेदों का कंपाइलेशन इन लोगों ने किया, संकलित किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इस आधार पर इसको हम 2 काल में बांटते हैं, एक आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 500 बीसी। 500 बीसी यानी 6वीं शताब्दी में 2 डेवलपमेंट होती है। पहला 16 महाजनपदों का उदय, और दूसरा डेवलपमेंट है नए संप्रदायों का उदय, जिसमें हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम मगध के इतिहास को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला हर्यंक वंश आएगा, जिसमें बिंबिसार उसका संस्थापक है। उसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु आता है, उसके बाद उसका बेटा उदयन आता है। अंतिम हर्यंक वंश के शासक नागदासक को यही एक सेनापति शिशुनाग ने मार दिया, और शिशुनाग वंश की स्थापना किया। शिशुनाग वंश में 2 राजाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक शिशुनाग इटसेल्फ एंड सेकेंड कालाशोक। लास्ट शासक को मार के महापद्मनंद जो है नंद वंश की स्थापना करता है। और फाइनली उसके अंतिम जो शासक है धनानंद, को चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य मार देता है, और फाइनली मौर्य वंश की स्थापना करता है, जो कि 321 से लेके आपका 145 बीसी तक चलेगा। यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ना है, एक आपका चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा आपका बिंदुसार, और तीसरा आपका अशोक। 232 बीसी में जैसे ही अशोक की है, मौर्य डायनेस्टी धीरे धीरे डिक्लाइन होना हो जाता है, और उसके अंतिम शासक बृहद्रथ को उसके ही एक सेनापति शुंग द्वारा मारकर शुंग वंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद कान्व वंश की स्थापना होती है, और सातवाहन वंश में मिला लेता है। इस टाइम पीरियड पे भारत में 4 आक्रमण होते हैं। पहला इंडो ग्रीक 190 बीसी, दूसरा सका 150 बीसी, तीसरा पार्थियन 25 एडी, एंड चौथा कुषाण 65 एडी। कुषाण और सातवाहन के डिक्लाइन होते ही उत्तर भारत में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसको फिल करने के लिए श्रीगुप्त आते हैं गुप्त वंश की स्थापना करने। के बाद उनका बेटा कच्छ, उसके बाद उनका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम, ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और उसके बाद उनका बेटा समुद्रगुप्त, उसके बाद उनका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद फिर स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड पे ही भारत में आक्रमण होने लगता है, और फाइनली ये डायनेस्टी जो है डिक्लाइन हो जाता है। और इसको, इस वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए फाइनली पुष्यभूति डायनेस्टी, जो कि हरियाणा के थानेश्वर से उभरती है, और फाइनली भारत में अपना, उत्तर भारत में एक वर्चस्व बना, और कन्नौज को राजधानी बना के अपना पूरा उत्तर भारत क्रिएट करती है। लेकिन उसी टाइम पीरियड पे 647 एडी में उनकी मृत्यु हो जाती है, और फाइनली यहाँ पे एंशिएंट इंडिया कंप्लीट हो जाता है। जब उत्तर भारत में ये डायनेस्टी चल रहा था, तो उस टाइम पीरियड पे दक्षिण भारत में मेगालिथिक एज की शुरुआत होती है। उसके बाद फिर लौह युग जाता है, और लौह युग खत्म होने के साथ ही संगम डायनेस्टी की 3 राजाओं के बारे में अपन को पढ़ना है, चोल, चेर और पांड्य। चोल जो है ऊपर में, चेर वही हैं जो केरल में होंगे, और तमिलनाडु के क्षेत्र में पांड्य आते हैं। चेर और पांड्य अपने जगह पे स्थायी बने रहते हैं, किंतु चोल का डिक्लाइन हो जाता है। उसके जगह पे 2 डायनेस्टी आएगा, एक बादामी से चालुक्य और दूसरा कांचीपुरम से पल्लव। और इन दोनों के डिक्लाइन होते ही, और ऊपर में हर्षवर्धन के डिक्लाइन होते ही, वाहा, यानी कि हम, अरे बस यार, थैंक यू थैंक यू, ये 4x था। हो गया? हाँ, अच्छा लगा, अच्छा लगने आए हो यहाँ। भैया ये आज का सिलेबस, कल हम शुरू करेंगे अपना पहला टॉपिक, प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल। अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो
देखो गारंटी है अगर क्लास अटेंटिव तरीके से सुने तो इतना तो याद करवा दूंगा मैं आपको, है ना, लेकिन रटवाऊंगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक ही दो जगह होगा जहां पे बोलूंगा कि बेटा रट लेना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू।